हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th एनसीईआरटी की जो पार्ट सेकंड बुक है आपकी, जिसका पहला चैप्टर है ये ऑर्गेनिक का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर वाइज आपका वीडियोस अपलोड करूं, ठीक है, तो वही स्टार्ट मैं कर रहा हूं। खासकर क्लास 12th वाले के लिए, जेई और नीट वालों के लिए यूजफुल रहेगा बेसिकली। और जो टॉपिक वाइज वीडियोस बन रहे थे वो तो आते ही रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो हेलो एल्केन है वो होता क्या है। जैसे कोई एल्काइल ग्रुप है और उससे कोई हैलोजन अटैच हो जाए। जनरली हैलोजन को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। हैलोजन में आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, तो ये आपका हेलो एल्केन कहलाएगा। एल्काइल ग्रुप, ठीक, एल्काइल ग्रुप यानी जैसे CH3 से हमने अटैच किया क्लोरीन, तो अब इसका जो नेम है हेलो एल्केन, ये एक आईपीएससी नेम है, तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, इसी मैनर में। हेलो यानी हैलोजन को कहा जा रहा है, क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, और एक कार्बन है, एक कार्बन होता है मेथ, तो ये हो गया आपका मीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है। लेकिन अगर इसका कॉमन नेम देखा जाए, कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। जनरली हम लोग इसी नाम से इसको जानते हैं, इसलिए कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको कॉमन नेम भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में, बिहेवियर में ज्यादातर हम लोग कॉमन नेम ही यूज करते हैं, ठीक है। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड यानी ये मिथाइल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने लिखा आपका C2H5Br, तो अगर इसका आईपीएससी नेम लिखना हो तो ये आईपीएससी नेम है हेलो एल्केन, ठीक है। यानी ब्रोमीन लगाया तो पहले ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमो, इसी मैनर में लिखना है। हेलो यानी ये हो जाएगा आपका ब्रोमो, और दो कार्बन है तो 2 कार्बन पे आपका क्या लिखा जाएगा? एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो ये तो सिंपल उनके नाम लिखने के तरीके हैं। और दूसरी बात, अगर इसमें बात करें हम लोग कॉमन नेम का, तो किस तरीके से कॉमन नेम लिखेंगे? कॉमन नेम हमेशा इस मैनर पे लिखना है, एल्काइल हैलाइड, ये आपका कॉमन नेम है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल क्या है? 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का एल्काइल क्या हो जाएगा? इथाइल, और हैलाइड यानी ब्रोमीन लगाए तो आपका हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये एक आईपीएससी नेम और एक कॉमन नेम, ठीक। अब इसके कुछ और टर्म आप जानते हैं, जैसे सपोज दैट हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और क्लोरीन, ये टर्म आप जानते रहिए, आगे यूज होते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर कोई हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है, तो वो विनाइल कहलाता है, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर कोई हैलोजन लगा हुआ है तो वो विनाइल कहलाएगा। तो क्लोरीन लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे कुछ भी लग सकता है, और बात सिर्फ हैलाइड की नहीं हो रही है, कुछ भी, कोई भी ग्रुप, कोई भी एटम, साइनाइड हो गया, OH हो गया, कुछ भी अटैच हो, डबल बॉन्डेड कार्बन से कुछ भी अटैच हो, वो क्या कहलाएगा? आपका विनाइल कहलाएगा। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे देखिए ध्यान से, जिसपे मैं स्टार का सिंबल बना दे रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा, ठीक है, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक, ठीक है, या एलाइल बोलते हैं। तो CH2 और मान लीजिए हमने यहां लगाया है Cl, तो इसको बोलेंगे एलाइल क्लोराइड। ये क्या कहलाएगा? एलाइल क्लोराइड। अब क्लोरीन की जगह ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, OH, साइनाइड कुछ भी लगा हो, ठीक है, यानी डबल बॉन्डेड का जो नेक्स्ट कार्बन है वो एलाइल कहलाएगा। क्लियर? और एक और टर्म पहचानते रहिए, एक और नेम, जैसे बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई अटैच होता है, जैसे ये X अटैच है, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर क्लोरीन हमने लगाया, तो ये कहलाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। या इसी को बोलते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब क्या हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, यानी इस रिंग के लिए एराइल वर्ड यूज होगा, ठीक है, तो एराइल हैलाइड हो गया। अगर सपोज दैट मान लीजिए बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जो कार्बन अटैच है, जैसे CH2, और CH2 के बाद क्लोरीन लगा हुआ है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं बेंजाइल, तो ये कहलाएगा आपका बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। क्लोरीन लगा है तो क्या बोलेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। ये ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्डेड का जो नेक्स्ट कार्बन होता है, ठीक है, सॉरी डबल बॉन्डेड कह रहा हूं, बेंजीन रिंग का जो नेक्स्ट कार्बन होगा, ठीक है, CH2, ये वाला कार्बन बेंजाइल कहलाता है। तो आपको विनाइल, एलाइल और बेंजाइल इस तरीके से पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि एल्काइल हैलाइड होता क्या, यानी हेलो एल्केन। कार्बन से, एल्काइल ग्रुप से कोई हैलोजन अटैच होगा, उसी को हम लोग हेलो एल्केन बोलेंगे, या आपका एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अब ये कार्बन
सिंगल बॉन्डेड भी हो सकता है, मतलब जैसे यहां पर हमने सिंगल बॉन्डेड कार्बन यूज किया तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन यूज किया तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। सपोज दैट कोई ट्रिपल बॉन्डेड ले रहे हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्डेड CCl, ठीक है, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया आपका ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp हो गया। तो sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp3 कार्बन भी हो सकता है, जिससे हमारा हैलोजन अटैच होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड कहेंगे। क्लियर। तो ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग सीधे बात करने वाले हैं कि इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, यानी इसको बनाने का तरीका क्या है, किस तरीके से इसको लेबोरेटरी में या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या होते हैं और कौन कौन से रिएक्शन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उनको डिटेल्स में देखेंगे और उनके पीछे क्या क्या मैकेनिज्म और क्या रीजन है वो सब भी जानेंगे। एमओपी यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहला जो मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बाई एल्केन। एल्केन से देखेंगे हेलो एल्केन बनाना, ठीक है, एल्केन से। और उसमें भी जो पहला मेथड है वो है डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन, हम लोग डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराएंगे एल्केन से। सपोज दैट पहले हम लोग मीथेन लिया CH4 और प्लस Cl2 क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं, वो भी अल्ट्रावायलेट रेज यानी HNu लिख दिया तो इसका भी मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, यानी इसको हम लोग लिख दे रहे हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज या और क्या लिख करके आएगा, सनलाइट, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन आसानी से हो जाती है। अगर डार्क में कराएंगे और ज्यादा हीट नहीं देंगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती उसका रीजन बताते हैं, लेकिन पहले देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। डायरेक्ट हेलोजिनेशन, पहले तो जान जाइए ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन होती है आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि किस मैकेनिज्म को वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसकी कुछ पहचान भी आपको बताते चलते हैं। जैसे HNu, अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर कौन सी मैकेनिज्म होगी, फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल का मतलब आप जानते ही होंगे, जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है और उस बॉन्ड को आप ब्रेक करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा है वो बराबर होना चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे आना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कार्बन का फ्री रेडिकल है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ये जो क्लोरीन है वो एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह ऑक्युपाइड कर लेगा, ठीक है। तो CH3Cl, एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर के क्या बाहर निकल गए, HCl बाहर निकल गए, ठीक है। अब यहीं पर हम आपको पॉइंट बताते चल रहे हैं कि आखिर सनलाइट का यूज क्यों किया जाता है इस रिएक्शन में। चाहे तो आप साथ ही साथ पॉइंट्स बना के लिखते चले, क्योंकि यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है और कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल सिमिलर एटम माने जाते हैं और सिमिलर एटम है, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, काफी स्ट्रांग होता है। तो अगर डार्क में कराएंगे तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए सनलाइट यानी इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाए। और अगर आप सनलाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो काफी हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर के बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड काफी स्ट्रांग है क्योंकि सिमिलर एटम है और सिमिलर एटम के बीच में जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, बॉन्डिंग होती है, वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसकी वजह से वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता है, इसलिए टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो इसके बाद आपका रिएक्शन क्या हुआ, CH3Cl। अब ये रिएक्शन यहाँ पर रुकती नहीं है, ये रिएक्शन और आगे बढ़ती जाएगी, फिर से Cl2 का रिएक्शन होगा, वही अल्ट्रावायलेट रेज, फिर से एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे HCl बन करके और आपका क्या बन जाएगा, CH2Cl2, ठीक है। फिर से यही रिएक्शन अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में Cl2 का रिएक्शन, एक हाइड्रोजन और बाहर निकाल लीजिए, CHCl3, एक क्लोरीन और अटैच हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म बन करके आ गया। आगे फिर से Cl2 और अल्ट्रावायलेट रेज, तो एक और हाइड्रोजन बचा है उसको और डिस्प्लेस कर देगा, 3 क्लोरीन से 4 क्लोरीन लग गए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, ये बन करके आ गया। फर्दर आगे और रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है कि क्लोरीन उसको डिस्प्लेस कर सके। आई बात समझ में। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। फ्री रेडिकल का मीनिंग आपको बता दिया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड काफी स्ट्रांग है, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जा रहा है, डार्क में रिएक्शन नहीं हो पाती। टोटल कितने प्रोडक्ट बन करके आ रहे हैं, आप टोटल देखेंगे 1 2
3 और 4 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। तो इस वजह से ये जो मेथड है बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा मेथड नहीं है लेबोरेटरी में बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा ये चारों का मिक्सचर बनेगा। अब जो चारों का मिक्सचर बना है तो इसको अलग अलग कैसे करेंगे? तो सेपरेट करने का ये तरीका होता है कि भैया सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं, तो हम उन्हें बॉयल करेंगे और बॉयल करके जो पहले बॉयल हो जाएगा उसको वेपर बना के सेपरेट कर लेंगे, फिर कंडेंस करेंगे, यानी वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि जो चारों प्रोडक्ट हैं, मतलब चारों जो कंपाउंड हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लगभग एक जैसा बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब एक जैसा बॉइलिंग पॉइंट है तो उनको सेपरेट करना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बहुत लार्ज डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर? तो इस वजह से ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में तो ठीक है, लेकिन लेबोरेटरी में इतना अच्छा मेथड नहीं है। इसी रिएक्शन का नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। अभी तक तो बात मीथेन से थी कि हमने मीथेन से क्लोरोनिएशन कराया तो ये प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन सपोज दैट हमारे पास CH3 CH2 CH3 यानी ये प्रोपेन है, ठीक है, और प्रोपेन का हम क्लोरोनिएशन कराने कह रहे हैं, यानी Cl2 के साथ रिएक्शन अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में। मीथेन में सिर्फ एक टाइप का हाइड्रोजन पाया जा रहा था, लेकिन यहां प्रोपेन में आपके पास 2 टाइप का हाइड्रोजन है। देखिए ये वाला जो कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, और प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्ट है उसको हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। देखिए छोटे छोटे बेसिक से पॉइंट्स होते हैं, तो उसे जरूरी नहीं कि अलग से ही पढ़ाया जाए। जब हम कोई रिएक्शन या कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त भी कुछ बेसिक्स पॉइंट्स आते हैं जो हम बताते चलते हैं, तो उसे आप कॉपी के ऊपर वाली लाइन पर या कहीं साइड पर लिखते चलेंगे तो साथ ही साथ हमारा बेसिक्स भी तैयार होता चलेगा। ये जो कार्बन है प्राइमरी कार्बन है, और इस कार्बन प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्ट है वो प्राइमरी हाइड्रोजन है। लेकिन इस कार्बन को देखें, ये वाला जो बीच वाला कार्बन है वो 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है, और ये जो हाइड्रोजन है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएगा, और ये कार्बन फिर से प्राइमरी है। यानी यहां 2 टाइप का हाइड्रोजन है, एक प्राइमरी हाइड्रोजन और एक सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन आ गया और आपने क्या काम किया कि जल्दबाजी में किनारे से एक हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन लगा दिया और उसे एज अ मेजर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट किया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जब 2 टाइप का हाइड्रोजन है तो सवाल ये उठेगा कि डिस्प्लेसमेंट यानी सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले कहां से होगा, यानी प्राइमरी हाइड्रोजन पहले सब्स्टिट्यूट होगा कि सेकेंडरी हाइड्रोजन पहले सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो इसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर आप हाइड्रोजन का लिख लीजिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, इसके लिए फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहले टर्शरी हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी हाइड्रोजन, और फिर लास्ट में प्राइमरी हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो जो सेकेंडरी हाइड्रोजन है यहां के हाइड्रोजन को हटाएंगे और क्लोरीन को लगाएंगे, 3CH और एक क्लोरीन, और ये हो गया CH3 प्लस यहां के हाइड्रोजन को भी हटा करके क्लोरीन लगा करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, CH3 CH2 CH2Cl। लेकिन इसके कंपेयर में ये मेजर प्रोडक्ट होगा और इसके कंपेयर में ये माइनर प्रोडक्ट होगा, मतलब इसका अमाउंट ज्यादा हमें ऑब्टेन्ड होगा एज अ प्रोडक्ट और इसका अमाउंट कम ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो क्लोरोनेशन हमने कराया है, यानी जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसका एक लाइन में मैकेनिज्म का जनरल आइडिया देख लेते हैं जल्दी से कि हुआ कैसे था। सबसे पहले क्या है हमारे पास, Cl2 यानी क्लोरीन था, क्लोरीन को हम लोग इस तरीके से लिख ले Cl और Cl, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। और जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेगा तो अल्ट्रावायलेट रेज से क्या होगा, यानी सनलाइट पड़ने से क्या होगा कि क्लोरीन क्लोरीन तो सिमिलर एटम है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने से ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के कहां जाएंगे, ये होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा बराबर होगा, यानी एक इस क्लोरीन पर और एक इस क्लोरीन पर, तो ये आपका क्या हुआ, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, मीथेन है, इस तरीके से हम उसको दिखा दे रहे हैं CH3 और H, और जो क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बन करके आया, क्लियर।
और फिर से अल्ट्रावायलेट रेज, यहां से बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे, तो जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल पर और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर, ठीक है। तो अब चाहे तो यहीं पर आप एज अ प्रोडक्ट बना के दिखा सकते हैं। यहां पर क्या होगा कि H और Cl यानी HCl अलग हो जाएगा, ठीक है। बचेगा हमारे पास क्या, मिथाइल का फ्री रेडिकल, इसको बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। और क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल, फिर से क्लोरीन को ले आइए, और क्लोरीन का बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक फ्री रेडिकल, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो फिर से CH3 और Cl कंबाइन होकर के क्या बन जाएंगे, CH3Cl, और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो मैकेनिज्म का स्टेप है आगे बढ़ता चला जाएगा। करना क्या है बस कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का बराबर बंटवारा करना है, मिथाइल फ्री रेडिकल बनाना है, और क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके मिथाइल क्लोराइड एज अ पहला प्रोडक्ट बन करके जो आ रहा था। इसके बाद फिर से यही स्टेप कंटिन्यूअस होता रहेगा। क्लियर? तब तक होता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर के कार्बन टेट्रा क्लोराइड ना बन जाए। इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये था क्लोरोनिएशन। अब बात करते हैं, अगर हम ब्रोमीन से यही रिएक्शंस कराएं तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमोनिएशन। तो सेम एज टू एज ब्रोमोनिएशन भी क्लोरोनिएशन की ही तरह होता है, ठीक है। बस क्लोरीन की जगह पर आप ब्रोमीन करते जाएंगे, लेकिन दोनों रिएक्शन में एक फर्क है। क्या फर्क है कि जो क्लोरोनिएशन है उसकी स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है, फास्ट होता है, रिएक्शन फास्ट होगी। लेकिन जो ब्रोमोनिएशन है वो क्लोरोनिएशन के कंपेयर में स्लो होती है। तो आप चाहे तो ये पॉइंट लिख लीजिए, ब्रोमोनिएशन हेडिंग डाल करके, सेम एज टू एज क्लोरोनिएशन बट रिएक्शन इज स्लो कंपेयर देन क्लोरोनिएशन, ठीक है। उसके कंपेयर में रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होगी, बाकी सब कुछ वही होगा। अब बाकी क्या बच गए, आयोडोनिएशन और फ्लोरोनिएशन, ठीक है। तो अब हम लोग आयोडोनिएशन देखेंगे। आयोडोनिएशन का मतलब आयोडीन के साथ कैसे रिएक्शन शो करेगा। डायरेक्ट आयोडीनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या क्या नुकसान है वो देखते हैं। सपोज दैट हमने कराया CH4 मीथेन की रिएक्शन आयोडीन के साथ, देखो डायरेक्ट करा रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब ये समझिए कि सिर्फ हैलोजन होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट जब रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने पर क्या होगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन Hi बन जाएंगे, बाकी CH3 यानी मिथाइल आयोडाइड बन गया। वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाइड्रोजन को हटाइए, आयोडीन को लगा लीजिए, ठीक है। तो CH3I, और साथ ही साथ क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो क्लोरोनिएशन और ब्रोमोनिएशन देखा उसमें तो रिवर्सिबिलिटी नहीं आ रही थी, लेकिन यहां पर रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों हो जा रहा है? रिएक्शन रिवर्सिबल होने का मेन रीजन ये Hi है। Hi क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, इसको फर्दर रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके दोबारा फिर से आयोडीन गैस और CH4 बना देगा। तो हमें तो क्या चाहिए था, मिथाइल आयोडाइड। सपोज दैट ये 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी बन करके आ रहा है, ठीक है। लेकिन Hi क्या काम कर रहा है, इसको दोबारा से मीथेन में या आयोडीन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो मान लीजिए 50% या 50 ग्राम बन करके जो आ रहा था, अब वो बचा कितना, सिर्फ मान लीजिए सपोज दैट 10 ग्राम। तो हमें इसका अमाउंट तो बहुत कम मिलेगा ना, तो फिर रिएक्शन कराने का फायदा क्या, जब इतने अमाउंट में हमको प्रोडक्ट नहीं ऑब्टेन्ड हो पा रहा है। समझने की कोशिश करिएगा बात कि रिवर्सिबल होने का यही नुकसान होता है कि जितने अमाउंट में हमें प्रोडक्ट चाहिए था उतने अमाउंट में प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो मेन रीजन क्या है, Hi क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर इसकी रिवर्सिबिलिटी को हम रोकना चाहें तो कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ न्यू स्टेप डालने पड़ेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हम इस रिवर्सिबिलिटी को रोक सकते हैं, ठीक है। तो रोकने क्या तरीका है भाई, रीजन जाने किसकी वजह से रिवर्सिबल हो रहा है, Hi की वजह से रिवर्सिबल है ना। तो एक काम करते हैं, Hi को हटा देते हैं। अगर Hi को हम हटा दें तो ये रिवर्सिबल नहीं होगा। तो Hi को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। जैसे सपोज दैट HiO3, इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड। मैं नाम बोलते जा रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, तो आप लिख लिया करिए, आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड Hi को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, आयोडीन गैस बना के रिलीज करा देगा, साथ में प्लस वाटर। रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा, मेन मकसद है रिएक्शन समझाना। उसके बाद आप चाहे तो नाइट्रिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं।
नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या काम करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगा NO2, साथ ही साथ आयोडीन गैस में इसको रिलीज करा देगा बाहर, ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर बनेगा। तो जैसे ही HI बना, एज सुन एज पॉसिबल हमने रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जो HI को आयोडीन बना करके हटा देगा। तो अब HI रहेगा ही नहीं, तो वो CH3I को दोबारा रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन इस रिएक्शन का यही तो डिसएडवांटेज है कि आपको फर्दर इतने सारे और स्टेप करने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं हमारा प्रोडक्ट मिल पाएगा। इसीलिए जो डायरेक्ट आयोडीनेशन है वो इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जा रही है। तो फिर आयोडीन वाला अगर हमको हैलाइड बनाना है, यानी आयोडीन वाले जो कंपाउंड बनाने हैं, तो फिर कैसे बनाए जा सकते हैं? उसके लिए एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैलो एक्सचेंज रिएक्शन। हैलो एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे सपोज दैट हमने लिया C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड, और उसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड से और एसीटोन के प्रेजेंस में। यही इसकी मेन पहचान है, एसीटोन और सोडियम आयोडाइड, ठीक है। ये सिंपल रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शन है, लेकिन यकीन जानिए अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस रिएक्शन का यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इससे हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। हेलो एक्सचेंज मतलब हेलोजन का एक्सचेंज करेंगे, भैया आयोडीन यहां आ जाएगा और ब्रोमीन यहां चला जाएगा, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा C2H5I प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड, और हमने आसानी से आयोडीन वाला एल्काइल हैलाइड ऑब्टेन कर लिया, इथाइल आयोडाइड। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आयोडीनेशन के बाद हमारा आता है फ्लोरोनिएशन। फ्लोरोनिएशन का मतलब है कि फ्लोरीन से रिएक्शन। तो भाई फ्लोरीन जो होता है ना वो बहुत रिएक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, और उसके पीछे एक और रीजन होता है फ्लोरीन के हाईली रिएक्टिव होने का, कि फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ही लो होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, बहुत कम होता है। तो बहुत कम है तो बहुत जल्दी ब्रेक होगा, और जल्दी ब्रेक होगा तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो डायरेक्ट फ्लोरोनिएशन भी नहीं मिलेगा, उसको भी हम लोग हैलो एक्सचेंज मेथड से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए C2H5Br यानी इथाइल ब्रोमाइड लिया, और कोई भी मेटल का फ्लोराइड ले लीजिए जो कि आसानी से मिल जाएगा, जैसे सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा आपका हैलो एक्सचेंज, ब्रोमीन को इधर ले जाइए, फ्लोरीन को इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा C2H5F प्लस AgBr। अच्छा, ये एक नेमिंग रिएक्शन भी है, इसको हम लोग बोलते हैं स्वाल्ट्स रिएक्शन। ये क्या हो गई आपकी स्वाल्ट्स रिएक्शन, और ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, इसको बोलते हैं फिंकलेस्टीन रिएक्शन। ये फिंकलेस्टीन रिएक्शन है और ये एक स्वाल्ट्स रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन है हैलो एक्सचेंज, हैलोजन का हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट फ्लोरोनिएशन पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, और रिएक्शन करेगा तो एक्सप्लोड भी कर सकता है, इस वजह से वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बनाने के तरीके हम स्वाल्ट्स मेथड से हम लोग बना सकते हैं। तो हमने एल्केन से जाना, लेकिन एल्केन में एक रिएक्शन और देख लेते हैं। सल्फ्यूरिल क्लोराइड का अगर यूज किया जाए एल्केन के साथ डायरेक्ट, वो भी किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में या किसी अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में अगर करें तो रिएक्शन पॉसिबल होती है, और वहां से भी हम लोग एल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? SO2Cl2, ठीक है। तो वो रिएक्शन हम लोग देखते हैं। एल्केन लेते हैं RH, ये आपका एल्केन हो गया, ठीक है। एल्केन को शो इसी तरीके से किया था RH, और हमने यूज किया सल्फ्यूरिल क्लोराइड, उसका फॉर्मूला होता है SO2Cl2। अल्ट्रावायलेट रेज का यूज कर ले, या परऑक्साइड के प्रेजेंस में कोई कंपाउंड ऐसा है जो परऑक्साइड हो, परऑक्साइड जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, वैसे परऑक्साइड का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज पाया जाए सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो अगर अल्ट्रावायलेट रेज या परऑक्साइड का यूज किया जाए तो यहां पर हम हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा सकते हैं? एक क्लोरीन लगा सकते हैं, और यहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और HCl गैस भी रिलीज होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा एल्काइल क्लोराइड बनकर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये एल्केन्स बनाने के हमारे मेथड हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला मेथड है, जो सेकंड मेथड है, वो है आपका फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से किस तरीके से हम लोग एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं? बहुत सिंपल सा है। सपोज दैट हमने लिया CH2 प्लस डबल बॉन्ड CH2, और हम एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ?
हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, HBr के साथ, क्योंकि अभी डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहां पर अनसैचुरेशन पाया गया है। आपको पता है जहां पर अनसैचुरेशन होता है वहां पर एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इस रिएजेंट के दो पोर्शन होते हैं, एक पॉजिटिव वाला पोर्शन और निगेटिव वाला पोर्शन। क्योंकि डबल बॉन्डेड के दोनों तरफ कार्बन के नंबर सेम है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहां मन करे वहां ऐड कर दीजिए। मान लीजिए हम H यहां ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये मिलकर के क्या हो गया आपका Br, CH3 CH2 Br, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है। अब इस रिएक्शन के बारे में हम आपको बताते चले कि एल्कीन का रिएक्शन अगर हम HX के साथ करा रहे हैं प्लस HX, ठीक, तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है EAR। EAR का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसमें इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट बनेगा, और वो भी कौन सा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा। और जिसमें भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है उसमें लिख लीजिए कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। अगर है तो कराएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रीअरेंजमेंट का मतलब अभी क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है तो हमने चेक करना पड़ता है कि कार्बोकेटायन कितना स्टेबल है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा स्टेबल हम लोग बना सकते हैं रीअरेंज करके तो बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेबल होने से क्या क्या फायदे होते हैं ये जानिए। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, ज्यादा बनेगा, हाई अमाउंट में बनेगा, उसकी यील्ड अच्छी आएगी, मात्रा ज्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि रिएक्शन फास्ट होती है। इंटरमीडिएट स्टेबल होने के दो फायदे, रिएक्शन फास्ट होगी और अमाउंट भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि जिस भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बन रहा हो तो उसमें चेक करना जरूरी है क्या रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। जैसे अभी ये क्वेश्चन देखते हैं तो मैकेनिज्म के थ्रू ही आपको दिखाते हैं। पाई बॉन्ड ब्रेक कर लीजिए, तो जब आप पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो रहा है। तो ये जो CH2 पर नेगेटिव आएगा, रिएजेंट के दो पोर्शन है ना, H प्लस और Br माइनस, तो ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है यही तो कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये जो निगेटिव वाला कार्बन है वो इस H प्लस आयन पर अप्रोच करेगा तो क्या हो जाएगा आपका CH3CH, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से निकल चुके हैं तो इसलिए इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये CH2 और H मिलकर के क्या बन गया आपके CH3। तो देखिए सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि इंटरमीडिएट एक कार्बोकेटायन बनकर के आ गया। पहले चेक किया जाता है कौन सा कार्बोकेटायन है, तो ये कार्बोकेटायन दो कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। तो फिर हम चेक करेंगे अगल बगल कार्बन से क्या कुछ ऐसा दिख रहा है कि हम उसको रीअरेंज करें, यानी यहां से हाइड्रोजन निकाल दें या यहां से कुछ ऐसा निकाल करके रीअरेंज करें, क्या सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। इस वाले में तो जबरदस्ती नहीं करनी है, अगर पॉसिबल है तभी कराएंगे। तो अगले स्टेप में क्या काम करना होगा, हमें निगेटिव वाला पोर्शन लाना होगा और उसे अटैक करा देना होगा, कहां पर, पॉजिटिव वाले पोर्शन पर, CH3 CH और Br यहां लग गया और CH3, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, एक एल्काइल हैलाइड बन गया, और वो भी कौन सा एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसी को हम लोग मार्कोनी काफ रूल भी कहते हैं। यहां पर देखिए मार्कोनी काफ रूल भी आ गया, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। मार्कोनी काफ रूल किसे कहते हैं, रिएजेंट के निगेटिव वाले पोर्शन को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड करते हैं जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम हो, ठीक है। तो आप यहां से देखिए, यहां पर तीन हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो हमने इसको यहीं पर ऐड किया, क्लियर। तो कहने का मकसद है कि डायरेक्ट मार्कोनी काफ रूल मत लगाइएगा, ठीक है। किस रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता हो, ठीक है, यानी यहां पर बात कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन में डायरेक्ट मार्कोनी काफ रूल नहीं लगाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, ये पॉइंट कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है, कि हमें डायरेक्ट मार्कोनी काफ रूल नहीं लगाना है, वहां पे गलती होने का चांसेस है। कैसे, अब ये क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं एक रिएक्शन, तो आपको समझ में आएगा कि कहां पर गलत हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है CH3 CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2 और आपको रिएक्शन दिया HBr से कराने को, ठीक है। तो आपने क्या काम किया,
मार्कोनी काफ रूल सीधे लगा दिया। मार्कोनी काफ रूल क्या कहता है, निगेटिव वाले पोर्शन को वहां पर ऐड करेंगे जहां हाइड्रोजन के नंबर कम है, ठीक है। निगेटिव वाला पोर्शन कौन है, ब्रोमाइड आयन, वहां पर ऐड करेंगे जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कौन कम हो। डबल बॉन्डेड कार्बन, कहीं और पे नहीं, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन यही दोनों है, ठीक है। तो कहां पे हमको कम दिख रहा है, यहां पर कम दिख रहा है, तो ब्रोमीन को आपने यहां पर ऐड कर दिया, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH3 और H, और ये आपका हो गया CHBr सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड हट जाएगा, और CH2 और H मिलकर के क्या बन गया, CH3। और आप खुशी खुशी चले आए कि हमने तो एग्जाम में सही किया है, क्योंकि हमने मार्कोनी काफ रूल लगाया है। तो यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि जब भी HX के साथ रिएक्शन होती है एल्कीन की, तो वो EAR है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उसमें दो बातें ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा, और जिसमें भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करनी है, ठीक है। वहां रुकना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, और रीअरेंजमेंट के पॉसिबिलिटी चेक करनी है। यानी इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं, देखिए अब सही तरीके से करेंगे। अगर मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे मुश्किल से 1 से 2 सेकंड ज्यादा लग जाएगा डायरेक्ट करने के अलावा, और ज्यादा फर्क नहीं आएगा। सबसे पहले क्या काम हमने बताया था, पाई बॉन्ड ब्रेक करिए, और जो इलेक्ट्रोफाइल है उस निगेटिव वाले कार्बन से अप्रोच करा दीजिए, अटैच करा दीजिए। तो फाइनली क्या बन गया, CH3 CCH3 और H सिंगल बॉन्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो जहां से निकलेगा जिस कार्बन से, उस कार्बन पे आपको क्या लगाना है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है, सिंगल बॉन्ड CH2 और एक H मिलकर के CH3। अब चेक करिए ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। कैसे पहचाने, देखो एक इस कार्बन से कनेक्ट है, एक इस कार्बन से कनेक्ट है, तो क्या हम सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। उसके बगल वाले कार्बन को देखो, एडजेसेंट कार्बन को चेक किया जाता है, एडजेसेंट कार्बन को चेक करिए, वहां पर एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है और CH3 भी लगा हुआ है, यानी मिथाइल भी है और हाइड्रोजन भी है। तो अगर हम हाइड्रोजन को एज अ हाइड्राइड यहां रीअरेंज करा दें, यानी शिफ्ट करा दें, हाइड्राइड का मतलब होता है विद 2 इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन विद 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रीअरेंज हो रहा है। तो जब रीअरेंज होगा तो CH3 CH3 और ये हो गया CH और H मिलकर के क्या हो गया आपका CH2 एंड CH3। तो यहां से जब हाइड्राइड निकल गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, इससे कितने कार्बन अटैच है, 1 2 3, तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब इस टर्शियरी कार्बोकेटाइन पर कौन अटैक करेगा, ब्रोमाइड आयन, ठीक है। यानी अब निगेटिव वाले पोर्शन को लाएंगे और फिर यहां पर अटैक करा देंगे, ठीक है। तो अब जो प्रोडक्ट वहां बनाया था और इससे बनाए थे, चेक करिए, यहां पर इस कार्बन पर ब्रोमीन लगा था, यहां पर इस कार्बन पर ब्रोमीन लग रहा है, यहां से सेकेंडरी आपको हैलाइड बनता, यहां से टर्शियरी हैलाइड बनता, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट में फर्क आ रहा है, तो ये ज्यादा सही है, और यहीं पर ज्यादा मार्कोनी काफ रूल अच्छे ढंग से लग पा रहा है। कैसे, मार्कोनी काफ रूल को फिर से रिपीट करिए, निगेटिव वाले पोर्शन को वहां अटैच कराएंगे जहां पर हाइड्रोजन के नंबर क्या हो, कम। यहां पर कितने हाइड्रोजन थे, 1, यहां पर कितने हाइड्रोजन बताइए, एक भी नहीं, यानी 0, तो 0 कम हुआ ना, तो सही तरीके से तो मार्कोनी काफ रूल यहीं पर लग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको नहीं करना है, कार्बोकेटाइन बना लीजिए, 1 सेकंड लगेगा चेक करने में, क्या ज्यादा स्टेबल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बन रहा है तो बनाइए इसी तरीके से रीअरेंज कराकर। जैसे हमने हाइड्राइड को यहां शिफ्ट किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहां पर कौन सी शिफ्टिंग हो रही है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है। तो फाइनली इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एल्कीन से हम लोग इस तरीके से एल्काइल हैलाइड एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। क्लियर। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड यहां पर CH3, और इसका रिएक्शन करने को कह रहा है HCl के साथ, ठीक है। तो फिर से वही काम करना है, एल्कीन है और उसका HX के साथ रिएक्शन है, तो भूलना नहीं है EAR है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आपको कार्बोकेटाइन बना के रुकना है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत ये है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने कहा कि एक अच्छा सा क्वेश्चन है, यहां पर पाई बॉन्ड शिफ्टिंग के, यानी जो पाई बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। देखो पहला तरीका क्या है कि हम इसकी तरफ ब्रेक करें, तो पहले इस तरीके से बना लेते हैं, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, तो यहां से निकला तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, ये निगेटिव वाला कार्बन है ना, तो ये वाला कार्बन इस H प्लस आयन पर अप्रोच करेगा,
ठीक है, तो ये हो गया CH और एक H मिलकर के CH2 CH3। ठीक है, तो ये एक मेथड ये है। ठीक है, दूसरा और बताते हैं, फिर से लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा रुक करके समझ करके तब आगे बढ़िएगा, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एक तरीका यह है कि हम इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन की तरफ ब्रेक कर लें। ठीक है, तो जब इधर ब्रेक करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2, यानी यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये निगेटिव वाला कार्बन इस H+ आयन के साथ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए वहां पर कैसा चार्ज लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज CH3। ये दूसरा तरीका हो गया कार्बोकेटायन ऑब्टेन करने का। ठीक है, इस कार्बोकेटायन को चेक किया जाए तो ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, देखिए दो तरफ कार्बन से अटैच है। और अगर इस कार्बोकेटायन को देखा जाए तो ये भी कैसा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, दो तरफ कार्बन से अटैच है। तो अब सेकेंडरी कार्बन दोनों हैं, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तो कैसे स्टेबिलिटी चेक की जाए, क्या रीअरेंज कराकर इससे ज्यादा स्टेबल बना सकते हैं, ज्यादा हम एक हाइड्रोजन को यहां ला सकते हैं, तो फिर ये सेकेंडरी था तो ये फिर से सेकेंडरी बन जाएगा। यहां पर भी यही हम काम कर सकते हैं, यहां के हाइड्रोजन को शिफ्ट करा करके पॉजिटिव चार्ज यहां पे ला सकते हैं, लेकिन फिर से ये सेकेंडरी बनेगा। तो सेकेंडरी से सेकेंडरी बने, उससे रीअरेंजमेंट का कोई मकसद नहीं। ठीक है, कहने का सेंस है ये है कि ये जो अभी हमने कंपाउंड आपके सामने लिखा है, ये जो एल्कीन है, इससे दो टाइप का कार्बोकेटायन बन रहा है और दोनों ही सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और दोनों में ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। रीअरेंजमेंट करोगे तो फिर से वही बन जाएगा सेकेंडरी। तो अब कैसे डिसाइड हो कि कौन सा कार्बोकेटायन मेजर है और कौन सा माइनर है। ठीक है, मतलब किससे हम मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, किससे माइनर करेंगे, तो कैसे चेक किया जाएगा, देखिएगा ध्यान से। ये जो पॉजिटिव चार्ज लगा है जिस कार्बन पर, उससे डायरेक्ट जुड़े कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएंगे। ठीक है, और उससे डायरेक्ट जुड़े हाइड्रोजन कितने कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो काउंट करिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 and 2, यानी 4 अल्फा हाइड्रोजन इसमें पाए गए। और यहां देखिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन एंड 4 अल्फा हाइड्रोजन, किसमें अल्फा हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है, इस वाले सेकंड वाले जो कार्बोकेटायन हमने बनाया है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा काम करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा लग रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन लगने की वजह से इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करने का क्या क्या तरीका होता है, एक हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करते हैं, फिर रेजोनेंस से, और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट, यानी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, रेजोनेंस से। तो रेजोनेंस वाला तो कोई केस है नहीं, उसके बाद किसको देखेंगे हम, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पहले हाइपर कॉन्जुगेशन ही देखना था। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज और कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए। तो आप काउंट कर लेते हैं कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम समझ जाएंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहां पर हमने काउंट किया तो हमको 5 अल्फा हाइड्रोजन मिले, तो इसका मतलब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे इसके कंपेयर में, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। अब जो Cl माइनस है वहां लगा देते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड CH Cl CH3। ठीक है, और यहां से अगर हम प्रोडक्ट बनाएं Cl माइनस लगा करके यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। ठीक है, दो टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा और ये वाला जो बनेगा वो माइनर बनेगा। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जिन जिन तरीकों से चेक कर सकते हैं उन तरीकों से जरूर चेक करेंगे। रेजोनेंस होता है तो उससे चेक करते हैं, नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हमने आइडिया लगा लिया। क्लियर, ठीक है, तो ये एल्कीन से हो गया। अगर यही सेम रिएक्शन हम अगर किसी परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराएं तो वहां पर मार्कोनी ऑफ रूल नहीं काम करता, वहां पर फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा, और जहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा तो हम मार्कोनी ऑफ रूल ना लग करके एंटी मार्कोनी ऑफ रूल लगता है। ठीक है, उसी को हम लोग परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं या एंटी मार्कोनी ऑफ रूल कहते हैं। एंटी मार्कोनी ऑफ रूल निगेटिव वाले पोर्शन को वहां ऐड करेंगे जहां हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होंगे। मार्कोनी ऑफ में वहां ऐड करते थे जहां कम है, और ना ही इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, इसमें फ्री रेडिकल बनता है।
ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। सपोज दैट ऐसी रिएक्शन दी हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड HBr, और साथ ही साथ दे दिया हो कोई पेरोक्साइड, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे सकता है या बेंजोइल पेरोक्साइड दे दिया हो। ठीक है, तो जैसे ही पेरोक्साइड लगेगा वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, याद रखिएगा। और जब पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होता है तो वहां पर हमने आपको बताया एल्कीन का कौन सा मैकेनिज्म होता है, EAR, वहां कार्बोटाइन बनेगा, यहां नहीं बनेगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। डायरेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए, निगेटिव वाले पोर्शन को वहां अटैच करेंगे जहां हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन, बस डबल बॉन्डेड कार्बन। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन नंबर ज्यादा है, यहां अटैच कर दीजिए, और ये H+ आयन कम वाले पे अटैच हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, ये हमारा बन गया 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो इसको बोलेंगे ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, कौन सा ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, स्ट्रेट चेन वाला है। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा, इसको बोलते हैं, अभी एल्कीन से ही चल रहे हैं, इसको बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी तक तो एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं एल्कीन का। अब एल्कीन का एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जैसे हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, और हमने लिख दिया NBS। ठीक है, और ये आपका अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में भी हो सकता है या पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में भी हो सकता है। ठीक है, NBS क्या है? NBS होता है नाइट्रोजन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। NBS होता क्या है? CH2 C डबल बॉन्ड O N, और इससे लगा है ब्रोमीन C डबल बॉन्ड O N ब्रोमीन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ठीक है, क्लियर? हुआ क्या है कि ये जो NBS रिएजेंट है वो यही काम करता ही है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब कहोगे एलाइलिक क्या? इसीलिए इंट्रोडक्शन में बताया था एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्डेड का नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक होता है, तो जो एलाइलिक कार्बन होगा वहां के हाइड्रोजन को हटाएगा और वहां पर हैलोजन लग जाएगा। ठीक है, ये नाम क्या है? N ब्रोमो सक्सिनिमाइड लिख दे रहे हैं, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ठीक है, तो एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाइए और वहां ब्रोमीन लगा दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Br। ठीक है, प्लस यहां से ब्रोमीन हट जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O NH और CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसका नाम हो जाएगा सक्सिनिमाइड, केवल N सक्सिनिमाइड। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, NBS का काम ही ये है कि वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, तो इस रिएजेंट को दिमाग में रखिएगा। क्लियर? तो ये एल्कीन से भी हो गया, एल्केन से भी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पर आ रहे हैं जिससे एल्काइल हैलाइड बनाया जाता है, वो कौन सा है? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड है एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, तो एल्कोहल में बहुत सारे मेथड हैं। पहला मेथड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्ट विद HX, यानी अल्कोहल का रिएक्शन जब HX के साथ होगा। HX में भी कौन सा लेना आपको? HCl, HBr और HI के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इन तीनों में अगर हम लोग रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आपका किसका होता है? HI का, हाइड्रोजन आयोडाइड का, फिर HBr का, और फिर लास्ट में हमारा HCl। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी लॉन्ग बॉन्ड होता है, लार्ज बॉन्ड होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज लार्ज है, जिसकी वजह से आसानी से ब्रेक हो जाएगा। आसानी से ब्रेक होगा तो रिएक्शन फास्ट करता है। ठीक है, तो HI, HBr और HCl। तो पहले रिएक्शन देखते हैं, लेकिन हमारे पास 3 टाइप का एल्कोहल है, तीनों टाइप का अलग अलग देखेंगे जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्राइमरी एल्कोहल को पहले पकड़ते हैं, C2H5OH हमने ले लिया, ये एक प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब OH जिस कार्बन से कनेक्ट हो वो एक ही कार्बन से कनेक्ट हो। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल हमने ले लिया और साथ में हमने ले लिया मान लो HBr। तो रिएक्शन जब हम कराएंगे तो क्या होगा? C2H5 और Br अटैच होकर के इथाइल ब्रोमाइड बन जाता है, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। ठीक है,
प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN2, ठीक है। SN2 के बारे में डिटेल में वीडियो हम आ चुकी है आप मेरे चैनल पर, वहां से आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। SN2 का मतलब कि इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट होता है, बॉन्ड का ब्रेक होना और जुड़ना एक साथ होता है। कैसे, यहाँ पर एक मैकेनिज्म देखते हैं। C2H5OH ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर H+ आयन एसिड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, क्योंकि OH कैसा ग्रुप होता है, पुअर लीविंग ग्रुप होता है, इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाना होता है। गुड लिविंग ग्रुप बनाने का एक ही अच्छा तरीका है कि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को डोनेट कराइए और उस पर पॉजिटिव चार्ज ले आइए। तो जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज OH2, ठीक है। अब ये पुअर लिविंग ग्रुप से कैसा लिविंग ग्रुप बन चुका है, गुड लिविंग ग्रुप। अब जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा होगा, वैसे ही जो न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये जो Br- है, वो इस कार्बन पर अटैक कर रहा होगा। तो C2H5 और Br मिलकर क्या बन गया, एज अ प्रोडक्ट C2H5Br, और H2O हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। ये एज अ प्रोडक्ट बनकर के जो ऊपर लिखा है वो मैंने मैकेनिज्म से लिखा है, तो इसीलिए मैंने लिखा कि प्राइमरी अल्कोहल कैसा है, मैकेनिज्म शो करेगा, SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, ठीक है। जो भी अनब्रांच्ड प्राइमरी अल्कोहल होंगे, ठीक है। कौन सा प्राइमरी अल्कोहल लिख भी दे रहा हूं, अनब्रांच्ड, ठीक है, इसका मतलब अभी समझा देंगे। अनब्रांच्ड जो प्राइमरी अल्कोहल है वो SN2 मैकेनिज्म शो करेंगे और ऐसे अल्कोहल से हम लोग एल्काइल हैलाइड में उसे कन्वर्ट कर लेंगे, क्लियर। तो अभी HX के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें अभी हमने प्राइमरी अल्कोहल के साथ बात की, अब आते हैं सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के साथ। देखो भाई, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो अल्कोहल होते हैं वो आपका HX के साथ SN1 मैकेनिज्म शो करेंगे। SN1 मैकेनिज्म का मतलब होता है कि 2 स्टेप में रिएक्शन होगी और कार्बोकेटाइन बनता है। तो एक जनरल मैकेनिज्म में लिख रहा हूं, ROH, ठीक है, ये समझ लेते हैं सेकेंडरी है और टर्शरी हो के लिए है। और सबसे पहले H+ आयन, वही काम करना है आपको कि ये पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाने का एक ही तरीका है। तो ये ROH2 पॉजिटिव लग गया, अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया है। यहां से बाहर निकल करके R पर पॉजिटिव लगा लेंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, यानी ये कार्बोकेटाइन बनकर जाता है। वहां पर क्या हुआ था कि कार्बोकेटाइन बन रहा था और कार्बोकेटाइन बनते वक्त ही, मतलब जैसे जैसे लिविंग ग्रुप निकल रहा था वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, वहां कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। लेकिन यहां पर कार्बोकेटाइन बना है, तो कार्बोकेटाइन जब बन जाएगा पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में तब जाकर के न्यूक्लियोफाइल से मतलब है यहाँ पर ब्रोमाइड आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, आयोडाइड आयन हो गया, ये सब अटैक करेंगे, ठीक है, और तब बन जाएगा हमारा RH यानी एल्काइल हैलाइड। अब क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के केस में इंटरमीडिएट बना है ना, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां पर भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HX के साथ करा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको रुक कर चेक करना पड़ेगा कि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ठीक है, समझ में आई बात। और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के साथ ही साथ जितने भी ब्रांच्ड प्राइमरी होते हैं, ब्रांच्ड प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो भी SN1 करेंगे, यानी इसी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। ये केस स्पेशल केस है, इसको ध्यान में रखना है, ये SN1 ही करेंगे, ब्रांच्ड प्राइमरी अल्कोहल। अब ये ब्रांच प्राइमरी अल्कोहल का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं तो बात आपको समझ में आ जाए। सपोज दैट ऐसे कोई अल्कोहल है, तो आप देखिए पहली नजर में क्या लग रहा है, OH जिस कार्बन पर अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। लेकिन ये अनब्रांच नहीं है, ये ब्रांच्ड है। ब्रांच का मतलब होता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल के बगल वाला कार्बन है वो थोड़ा सा बल्की हो, उस पर ब्रांचिंग हो। स्टेप बाय स्टेप वही काम करेंगे। सामने एसिड का H+ आयन रखिए, पुअर लिविंग ग्रुप को क्या बना लेंगे, गुड लिविंग ग्रुप, यानी CH3 CCH3 और H जो हो जाएगा CH2 और ये हो गया OH2, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपने ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करा लिया है। यहां से निकाल दीजिए, निकालने के बाद जिस कार्बन से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल उस कार्बन पे हम क्या लगा लेंगे, पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बोकेटाइन बना लेंगे। तो ये हमको अभी प्राइमरी कार्बोकेटाइन दिख रहा है, लेकिन उसके बगल में जो ब्रांचिंग भी है उससे हेल्प मिलेगा, वहां से हम हाइड्राइड शिफ्ट करा दें, रीअरेंज करा दें, तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, एक ऐसा कार्बन मिल जाएगा जो कि टर्शरी है।
और टर्शरी जब कार्बोकेटायन बन जाए तब वहां पर हम क्या ले आएंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा हैलाइड आयन है, उससे यहां पर अटैच करा देंगे। तो फाइनली CH3 CCH3 CH3 और यहां से X लग गया, यानी आपको टर्शरी एल्काइल हैलाइड यहां से ऑब्टेन हो जाएगा। तो कौन कौन SN1 करेगा, कौन SN2 करेगा, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। मैकेनिज्म वही करना है आपको कि OH पुअर लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप बनाना है। SN1 करेगा तो कार्बोकेटायन बना के चेक करिएगा, थोड़ी देर सब्र रखिएगा और देखिएगा कि रीअरेंज करके बन रहा है कि नहीं बन रहा है उससे स्टेबल कार्बोकेटायन। और अगर प्राइमरी है और तो आपको क्या करना है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है तो डायरेक्ट आपको वहां पर हैलोजन यानी हैलाइड आयन लगा देना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट वाइज कि कहां पर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, कौन SN1 है कौन SN2 है, इसलिए बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब बात करें न्यूक्लियोफाइल के बेस पर। जैसे हमारे पास जो हैलाइड आयन है, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया। ठीक है, तो एज अ न्यूक्लियोफाइल ये तीनों अटैक करते हैं। तो ये तो क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखा जाए तो एक तरीके से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन जो क्लोराइड आयन होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्लोराइड आयन वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको कोई रिएजेंट चाहिए। तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, लुईस एसिड हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। क्लियर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डोनर एबिलिटी, जिसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है 1 घंटे का, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्रुप में नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो ग्रुप में सबसे नीचे कौन है, आयोडाइड आयन, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, फिर उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम, और ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। ठीक है, तो जब वीक न्यूक्लियोफाइल है तो इसके केस में आपको कोई रिएजेंट चाहिए। ठीक है, तो वो हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, उसके बाद ये भी क्लियर हो जाए। सपोज दैट हमने लिया CH3 CH2OH, एक प्राइमरी एल्कोहल यानी इथाइल एल्कोहल, और हम HCl से रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमें पता है ना कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा किसी लुईस एसिड की। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जनरली यूज किया जाता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। यहां पर हम एक पॉइंट और आपको बताते चले कि जो HCl है, और साइड में इधर लिख दे रहे हैं, HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो यहां से हम लोग एक लुकास टेस्ट के बारे में भी बात कर लेंगे, लुकास रिएजेंट। ठीक है, होता क्या है, पहले मैकेनिज्म देखते हैं। प्रोडक्ट हमारा क्या बनकर के आएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट पहले लिखते हैं। प्रोडक्ट तो बनाना इजी है, OH को हटाइए, वहां Cl लिख दीजिए। यहाँ पर रीअरेंजमेंट वगैरह का चक्कर नहीं है, क्यों, क्योंकि साफ दिख रहा है प्राइमरी अल्कोहल है और वो भी अनब्रांच है, तो SN2 है, तो आपको रुकना नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दीजिए, OH हटा करके Cl लगा दीजिए, साथ ही वाटर बन गया। तो यहां से प्राइमरी अल्कोहल से हमको प्राइमरी हैलाइड भी मिलेगा, और जिस सॉल्यूशन में आप ये रिएक्शन कर रहे होंगे तो उसमें चेक किया जाता है कि टर्बिडिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। टर्बिडिटी का मतलब होता है मैलापन, जैसे मिट्टी का कलर होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी नहीं शो करेगा, नो टर्बिडिटी। ठीक है, नो टर्बिडिटी। लेकिन अगर हम लोग इस्तेमाल करें सेकेंडरी अल्कोहल, यानी इस तरीके का सेकेंडरी अल्कोहल प्लस HCl और ZnCl2 एनहाइड्रस, ठीक है, तो क्या होगा, OH को हटाइए और क्लोरीन लगाइए, CH3 CH Cl और CH3। क्यों हम लोग डायरेक्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी है, भले SN1 होगा लेकिन रीअरेंजमेंट कराने पर कोई स्टेबल और ज्यादा नहीं बना सकते, जैसा है वैसे ही रहेगा, तो डायरेक्ट कर रहे हैं, OH हटा करके हम लोग क्लोरीन लगा दे रहे हैं। अभी जो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बनकर आएगा ये टर्बिडिटी शो करेगा, लेकिन आफ्टर 5 to 10 मिनट। ठीक है, आफ्टर 5 to 10 मिनट। ठीक, लेकिन अगर आप टर्शरी अल्कोहल यूज करें, टर्शरी अल्कोहल, तो क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, ZnCl2 कौन सा, एनहाइड्रस। ठीक, तो OH को हटाइए, क्योंकि ऑलरेडी ये टर्शरी है, तो टर्शरी से टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा जो कि स्टेबल है, तो इसमें भी रीअरेंजमेंट का कोई चांसेस नहीं है।
CH3 जैसे वैसे ही बन जाएगा प्रोडक्ट, OH को हटाकर हमने Cl लगा दिया। अब यहाँ पे टर्शरी एल्काइल हैलाइड बनेगा, तो ये विद इन सेकेंड आता है। यहाँ पर क्या आएगा, विद इन सेकेंड आपका टर्बिडिटी शो करेगा। तो ये टेस्ट है आपका प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल में, क्योंकि भाई है तो रहेगा तो लिक्विड फॉर्म में ही, ठीक है। और आपको पहचानने को दे दिया जाए, बताइए कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये टेस्ट एज अ लुकास टेस्ट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर बनाना है, अल्कोहल के साथ मिक्स करना है। टर्बिडिटी जल्दी आ गई, तुरंत आ गई, तो टर्शरी अल्कोहल। 5 to 10 मिनट आपने वेट किया तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल, और नहीं आई, बहुत टाइम बाद आई, 20-25 मिनट बाद, या नहीं आती ही नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। क्लियर। यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, उसके मदद के लिए ZnCl2 आया है। तो मदद कैसे हो रही है देखिएगा ध्यान से। यहाँ छोटा सा मैकेनिज्म, क्योंकि आप इतने मैकेनिज्म देख चुके हैं पीछे, तो वहां से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ZnCl2 ये एक लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड को कैसे डिफाइन करते हैं आप, लुईस एसिड का मतलब होता है कि जो एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो ये अपने ऑर्बिटल में OH यानी ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक्सेप्ट करने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज H लग गया, और यहां से Zn और एक क्लोरीन को आप निकाल दीजिए तो ZnCl या ZnCl2 लगाए रहिए, और Zn पे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आ रही बात। कहने का सेंस यही था कि आपको पुअर लिविंग ग्रुप से क्या बनाना है, गुड लिविंग ग्रुप बनाना है। और उसका तरीका मैंने बताया था एक ही है कि लोन पेयर डोनेट कराइए, और डोनेट करा करके उस पर पॉजिटिव चार्ज ले आइए। ठीक है, आई बात समझ में। इसीलिए HCl के साथ हम ZnCl2 का यूज करते हैं उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो फाइनली आपका HX के साथ अल्कोहल का रिएक्शन देख लिया, जिससे हमने एल्काइल हैलाइड बनाना सीखा है, और साथ ही साथ हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का टेस्ट भी देख लिया। आई बात समझ में। अभी अल्कोहल का ये पहला मेथड हुआ। अब अल्कोहल के और भी मेथड हम लोग चेक करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का एक लेबोरेटरी मेथड भी होता है। अगर हम लोग कोई प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं, जैसे मैंने लिया इथाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, देखिए जहां जहां पर मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल आपको डिनोट करते चल रहा हूं, ठीक है, बताता चल रहा हूं, उसे अलग से नोट करते चलिएगा, क्योंकि सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। प्राइमरी अल्कोहल अगर हम रिएक्शन कराएं KBr और H2SO4 के मिक्सचर के साथ, H2SO4 और पोटेशियम ब्रोमाइड के मिक्सचर के साथ अगर हम इसे हीट करें, तो हमारा सिंपली क्या बन जाएगा, OH को हटा करके हम क्या लगा लेंगे, ब्रोमीन लगा लेंगे, C2H5Br, साथ में पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, ये एक लेबोरेटरी मेथड है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मेथड अच्छा मेथड है। दूसरी बात ये है कि हमने प्राइमरी अल्कोहल को इतना स्पेशली क्यों लिखा है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल अगर KBr और H2SO4 मिक्सचर के साथ, ठीक है, रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, क्या एल्काइल हैलाइड बनेगा, नहीं बनेगा। वहां पर क्या होने लगेगा, डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन होकर के कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, हमको एल्कीन एज अ प्रोडक्ट बनेगा। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा होती है। तो H2SO4 एक साथ ही साथ एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन साथ ही साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। तो अगर वो कोई रिएक्टिव पा गया, यानी रिएक्टिव मॉलिक्यूल पा गया सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, तो भैया उसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके डिहाइड्रेट करके एल्कीन बना देगा। हमें तो चाहिए एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो जब भी आप इस टाइप के चैप्टर टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप डिटेल में जाकर के ऐसी कुछ बातें भी जानने की कोशिश करिए, उसे पढ़ा करिए। क्योंकि आपने अभी देखा जनरली जो नीट का पेपर आया था, या जो भी जेई मेंस के पेपर या एडवांस के पेपर आते हैं, उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े डीपली क्वेश्चन होते वो इजी हैं, लेकिन अक्सर बच्चों से वो छूट जाते हैं, क्योंकि इतना सीरियस होकर पढ़ा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग यहाँ बात करते हैं सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का। हमने देख लिया। अगर यही काम हम KI के साथ करना चाहें, जैसे हमने लिया C2H5OH प्लस KI, ठीक है, और प्लस हमने लिया H2SO4, तो ये रिएक्शन क्या होगी, नहीं होगी।
ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होने वाली है, ठीक है, Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। क्यों नहीं होगी वो भी देखेंगे, पहले देखते हैं रिएक्शन होगी कैसे। थोड़ा सा H2SO4 के कंपेयर में, उसके कंपेयर में थोड़ा सा लेस पावर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन सा हम यूज करने आ रहे हैं, H3PO4, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब यहां रिएक्शन हो जाएगा, सेम वही काम करना है, OH को हटाना है, वहां पर आयोडीन लगा देना है और आपका बनेगा KH2PO4। इसको हम लोग बोलेंगे पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। लिख लीजिए आप लोग, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, और साथ में आपका वाटर मॉलिक्यूल बन करके आएगा, ठीक है। अब सवाल ये उठेगा कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ H2SO4 क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों ऐसी रिएक्शन नहीं हो पाए, ठीक है, उसका रीजन देखते हैं। Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ आप H2SO4 यूज भी कर रहे हैं, तो होगा क्या कि रिएक्शन होकर के आपका बन जाएगा KHSO4 यानी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में आपका बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। और जहां पर भी हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, यहां पर भाई खतरा होता है, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और साथ ही साथ हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी प्रेजेंट है H2SO4। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक तरफ और एक तरफ आपका है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग ये रिड्यूसिंग। तो रिएक्शन ना हो ऐसा थोड़ी ना होगा, रिएक्शन होगा, जबरदस्त तरीके से रिएक्शन होगा। H2SO4 HI को ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन गैस में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर। तो यहां पर जो Ki था एक तरीके से H2SO4 के साथ रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो गया, आयोडीन गैस बनकर के रिलीज हो गया। हमें क्या चाहिए था कि आयोडीन एल्काइल ग्रुप के साथ लगे और एल्काइल हैलाइड बना करके दे, ठीक है। लेकिन एल्काइल हैलाइड तभी बनेगा जब आयोडीन बचेगा ना। अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो H2SO4 Ki को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, तो आयोडीन तो निकल गया ना, रिलीज हो गया आयोडीन गैस बन करके, तो वो कहां एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो पाएगा, इसलिए इसका यूज नहीं करते, ठीक है। तो फाइनली आपका एल्कोहल का जो रिएक्शंस था, पहला HX के साथ, ठीक है, और KBr और Ki इसके साथ, वो मैंने आपको बता दिया। जो अगला मेथड है एल्कोहल का, वो एल्कोहल का कौन सा मेथड है, एक्शन विद PX3, ठीक है। PX3 में क्या क्या है आपके पास, PCl3 है, PBr3 है और साथ ही साथ आपका PI3, ठीक है। इनका हम यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये सारे कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, SN2 मैकेनिज्म को, ठीक है। क्या रिएक्शन होगा, C2H5OH, मान लीजिए आपने इथाइल अल्कोहल दिया और PCl3 हम ले रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ आए PX3, आपको काम क्या करना है, OH को हटाना है, बस क्लोरीन को लगा देना है, C2H5Cl, और साथ ही साथ साइड प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, S3PO3 साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, आप कर लीजिएगा, ठीक। मेन रिएक्शन मैंने लिख दिया, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब SN2 मैकेनिज्म पहले बता चुके हैं, कार्बोटाइन बनना नहीं है, रीअरेंजमेंट का कोई चक्कर नहीं है, आपको OH हटाना है, क्लोरीन लगाना है। मैकेनिज्म एक स्टेप में मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है। वैसे मैंने SN2 मैकेनिज्म का जो वीडियो बनाया था उसमें डिटेल में है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको बताता हूं। जो रिएक्शन लिखी थी उसी का मैकेनिज्म देख लेते हैं, PCl3, ठीक है। देखो भाई, रिएक्शन में आपने देखा होगा कि OH वाले रिएक्शन में अभी तक आपने क्या देखा कि OH को हटाना है, हैलोजन लगाना है, यानी OH को हटाने के लिए ये क्या है, ये आपका पुअर लीविंग ग्रुप है। तो बार बार एक ही तरीका बताया जा रहा है कि इसको हटाने के लिए इसको गुड लीविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा, तभी आसानी से बाहर निकलेगा। और आसानी से बाहर निकालने के लिए इसका लोन पेयर डोनेट कराइए, क्योंकि फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल खाली होता है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो जब डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा आपका C2H5O, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज H, फास्फोरस पर 1 2 3 क्लोरीन लग गए हैं, और क्योंकि फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज। चाहे तो यहीं पर आप एक स्टेप दिखा दीजिए, यहां से एक क्लोराइड को बाहर निकाल दीजिए, Cl-, तो आपको यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये बन गया C2H5OH और PCl2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो जब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है, तो अब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब ब्रेक होगा तो हमारे पास जो क्लोराइड आयन बाहर निकला था ये एज अ न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, और जिस टाइम बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा उसी टाइम वो कार्बन के साथ अटैच होना स्टार्ट होगा, और C2H5Cl यानी इथाइल क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट बन करके आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद PCl5।
क्योंकि जो PBr5 है और PI5 है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का साइज काफी लार्ज होता है, ठीक है। तो PCl5 के साथ हम लोग देखेंगे सिर्फ ये भी कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। C2H5OH, ठीक है, वही काम हमें करना है। PCl5 OH को हटाना है, यहां पर क्या लगा देना है, क्लोरीन। C2H5Cl, साइड प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, POCl3 आपका साइड प्रोडक्ट, और साथ ही साथ आपका HCl बन करके आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। और इसका जो मैकेनिज्म है सेम टू सेम ऐसे ही मैकेनिज्म होगा। लोन पेयर डोनेट कराना है फास्फोरस के खाली पड़े ऑर्बिटल में, वहां से ये पुअर से गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा, फिर निकाल करके एक क्लोराइड आयन को अटैच करा देना है। जैसे ऊपर मैकेनिज्म हुआ है सेम हो जाएगा, बस वहां 3 क्लोरीन थे, वहां पर 5 क्लोरीन दिखाना है, ठीक है। रिएक्शन विद PCl5 हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2, और इसे ही सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। क्लियर। जैसे सपोज दैट हमने लिया आपका C2H5OH, ठीक, और SOCl2, लेकिन ध्यान ये रखना है कि पिरिडीन होना चाहिए, ठीक है, पिरिडीन का प्रेजेंस होना जरूरी है। ये होता है पिरिडीन आपका, काम वही करना है, OH को हटाना है, क्लोरीन लगा देना है, C2H5Cl प्लस साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और HCl भी बनेगा, वो गैस फॉर्म में बनता है, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छा मेथड क्यों माना जाता है, क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिक्सचर के फॉर्म में नहीं बन रहा है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और HCl एज अ गैसियस प्रोडक्ट है, वो तो बाहर निकल जाएंगे ना, बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, इथाइल क्लोराइड, जो हमको प्योर फॉर्म में मिल जाता है। सेपरेट करने का झंझट नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा मेथड है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, वही काम फिर से आपको कराना है। C2H5OH, सल्फोनिल क्लोराइड ले लीजिए, S डबल बॉन्ड O, 2 क्लोरीन है, ठीक है। कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन इस सल्फर पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उससे डोनेट करेगा। फाइनली हमारे पास हो जाएगा C2H5, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, H सल्फर, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, 2 क्लोरीन, ठीक है। क्या काम करना है, इस निगेटिव चार्ज को यहां शिफ्ट करके पाई बॉन्ड बना लेंगे, और एक क्लोराइड को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, Cl- आसानी से। तो C2H5OH, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज रहने देंगे, और यहां आ जाएगा सल्फर डबल बॉन्ड O, और उससे क्या लग गया, एक क्लोरीन, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को हम हटा सकते हैं, इसे हटा देंगे तो ये बन जाएगा आपका C2H5O, S डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, क्योंकि H प्लस आयन को हटाएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे कि हमारे पास जो एक क्लोराइड आयन हमने जो बाहर निकाला था, ठीक है, यहाँ पर वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, और किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से शिफ्ट होगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहाँ पर आकर के सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। किसी भी रिएक्शन में जहां पर गैस रिलीज होने के चांसेस होते हैं, वहां पर वही ड्राइविंग फोर्स का काम करता है, मतलब वहां पर रिएक्शन उसी की वजह से हो रहा है। तो यहां से SO2 यानी ये बाहर निकल रहा होगा, और उसी टाइम क्लोराइड आयन यानी एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा C2H5Cl, तो बॉन्ड का ब्रेक होना और न्यूक्लियोफाइल का अटैच होना, यही आपका SN2 मैकेनिज्म कहलाता है। और SN2 मैकेनिज्म में जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका इन्वर्जन होने का चांसेस होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लिवियो, लिवियो से डेक्स्ट्रो। अगर कायरल मॉलिक्यूल है तो, यहाँ पर ये कायरल नहीं था तो इन्वर्जन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कायरल होता तो इन्वर्जन कराएंगे। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका हो गया थायोनिल क्लोराइड के साथ। जब पिरिडीन होगा तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। सपोज दैट यहां पर हम पिरिडीन हटा दें, तो अब ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो ना करके SNI होगा, ठीक है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। वो भी मैं आपको SN2 वाले वीडियो में बता चुका है, SN2 एंड SNI वीडियो में, वहां से आप जाकर के उसे देखिएगा जरूर, ठीक है। लेकिन आपको बस ध्यान में रखना है कि अगर हम पिरिडीन हटा दें तो वह SNI का काम करेगा, और SNI भी सेम टू सेम यही मैकेनिज्म करेगा यहां तक का, ठीक है, यहां तक। उसके बाद इंटरनल क्लोरीन उससे जाकर के अटैच होता है। कौन सा क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, ठीक है। बताने का ये मकसद है कि
SNI मैकेनिज्म में आपका इन्वर्जन नहीं होता है, रिटेंशन होता है। SN2 और SNI में यही फर्क है। SN2 में आपका इन्वर्जन होगा, ठीक है, यहां थाइमिल क्लोराइड की बात कर रहे हैं, और SNI में आपका रिटेंशन होगा। रिटेंशन का मतलब है कि जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही है, डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो, लीवियो है तो लीवियो, ठीक है। पिरिडीन हटाएंगे तो SNI हो जाएगा, पिरिडीन रहेगा तो SN2 ही रहेगा। बाकी आपको SNI के बारे में डिटेल में जानना है तो आप उस वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो फाइनली मैंने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं वो पूरा डिटेल में आपको बताया। एक लास्ट में एक और मेथड है जिससे हम लोग एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, नेमिंग रिएक्शन है, इसलिए मैं उसको यहां पर बता देता हूं। रिएक्शन का नाम होता है बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, कोई भी फैटी एसिड जो होगा उसका सिल्वर सॉल्ट लेंगे, फैटी एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका सिल्वर सॉल्ट लिया, ब्रोमीन के साथ आपको रिफ्लक्स करा देना, ठीक है, यानी रिएक्शन कराएंगे। कैसे होगा देखिए, यहां पर भी आपको साफ साफ दिख रहा है CO2, यानी गैस रिलीज होने के चांसेस हैं, तो आप गैस रिलीज कराएंगे, CO2 आपको बाहर निकाल देना है, CO2 गैस, ठीक है, CO2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, एक R और एक ब्रोमीन, RBr, और साथ में एक सिल्वर और एक ब्रोमीन, सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए एल्काइल हैलाइड बन गया। लेकिन यहां पर एक खास बात है कि यहां पर जो CO2 वाला कार्बन था वो कार्बन यहां पर प्रेजेंट नहीं है ना, तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा लेस देन 1 कार्बन, ठीक है, एक कार्बन कम वाला बनेगा। तो ये सब रिएक्शन कन्वर्जन में हम लोग यूज कर सकते हैं। जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कन्वर्जन में हम लोग जहां पर कार्बन के नंबर को कम कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर ये रिएक्शन यूज किया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। फाइनली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्कीन का खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग हेलो एरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। तो इस सीरीज में ऐसे ही चैप्टर वाइज आपका वीडियो आता रहेगा, क्योंकि एक ही बनाएंगे तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि यही वीडियो मुझे लगता है कि 1 घंटे से ऊपर की हो गई होगी, ठीक है। तो जब काफी लंबी वीडियो रहती है तो माइंड कहता है यार इतना ज्यादा कैसे पढ़ें, ठीक है, तो वो मेंटली इफेक्ट आ जाता है। तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए वीडियो इतने ही रहने देते हैं, जहां पर सिर्फ आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर यूज, फिर क्वेश्चंस, ऐसे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और मन लगा करके मेहनत से पढ़ाई करें।